बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 9706, उसका अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर 1 करने जा रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है। इसका देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 आपको देखना हो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे अगर आप, तो वहाँ अक्टूबर नवंबर 2020 एस लेवल अकाउंटिंग का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें ये लेक्चर होगा। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है अलीज ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31 दिसंबर 2019 वर $26,500। अली के जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे, जो इसको कस्टमर से पैसा रिसीव करना था अपना, वो $26,500 था। ही न्यू दैट $400 ऑफ दीज वर इर्रिकवरेबल। उसको ये पता था कि इसमें से जो $400 हैं वो इर्रिकवरेबल डेट्स हैं। इर्रिकवरेबल डेट्स क्या होते हैं कि देखें, एक तो प्रोविज़न फॉर डेट्स, डाउटफुल डेट्स को समझ लेते हैं कि जब कोई बिजनेस क्रेडिट के ऊपर माल फरोख्त करता है, सेल करता है, तो डेफिनेटली देयर इज़ ए रिस्क जो वो बिज़नेस कैरी करता है, वो ये है कि वो तमाम के तमाम कस्टमर्स जो हैं वो पैसे नहीं देंगे। उनमें से कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनका बिज़नेस बैंकरप्ट हो जाएगा, कुछ की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं होगी कि दे सके, या कुछ के पैसे मज़ीद आगे जो माल उन्होंने बेचा होगा वो नहीं मिल रहे होंगे। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। तो एक प्रोविज़न, एक एस्टीमेट जो है, हर बिज़नेस अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और एक पॉलिसी बनाता है कि यार अगर हम इतना माल बेचते हैं क्रेडिट के ऊपर, फॉर एग्जांपल 100,000 अगर हम बेचते हैं, तो उसमें नॉर्मली 2%, 3%, 4 और 5 और वट एवर इट इज़ दे गेट फ्रॉम एक्सपीरियंस। जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो उन्हें आइडिया होता है कि यार इतने पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो जो पैसे नहीं मिलेंगे उसके लिए फिर वो एक एस्टीमेट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे वाकई ना मिलें, ये भी हो सकता है कि वो पैसे मिल जाएं, तो इसलिए उसका प्रोविज़न क्रिएट करते हैं और हर साल फिर वो एक्चुअली क्या हो रहा होता है वो नज़र आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमने प्रोविज़न ज़्यादा का किया, हमने कैलकुलेट किया कि 5% जो है 100,000 की हमने क्रेडिट सेल्स की, 5% हमने एस्टिमेट किया कि हमें नहीं मिलेंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि $5,000 का अगर हमने प्रोविज़न कर दिया और इसकी एंट्री पास होती है इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, लेकिन जब अब नेक्स्ट ईयर के अंदर आए तो पता चला कि पूरे का पूरा 100,000 मिल गया कस्टमर से, किसी भी कस्टमर ने बैकआउट नहीं किया और वो सारे पैसे आपको मिल गए। और ये भी हो सकता है कि 5,000 का हमने एस्टिमेट किया था, हो सकता है 10,000 रुपीज़ जो हैं वो ना मिले कस्टमर से, तो प्लस माइनस हो सकता है, एस्टिमेट से गलत हो सकता है, लेकिन हम एस्टिमेट्स करते हैं बिजनेस के अंदर और फिर उसके बाद उसकी एंट्री भी पास करते हैं। इसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअली वो कस्टमर जो वाकई ये काम कर लेते हैं कि वो बैंकरप्ट हो जाते हैं या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन वो आके ही हमें पता चल जाता है कि अब ये पैसा नहीं मिलेगा, तो वो फिर इर्रिकवरेबल हो जाता है। जैसे कि इसके अंदर है कि अली के बिजनेस में कि ही न्यू दैट $400 ऑफ दीज वर इर्रिकवरेबल, कि ये मिलेगा ही नहीं। जब वो नहीं मिलेगा तो इसका मकसद है फिर हम नॉर्मली प्रोविज़न की एंट्री क्या पास करते हैं, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देते हैं और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करते हैं। लेकिन इर्रिकवरेबल की एंट्री क्या पास करते हैं, इर्रिकवरेबल डेट्स की एंट्री पास करते हैं, इर्रिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर देते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। तो इर्रिकवरेबल डेट्स को आपने डेबिट कर दिया, ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा, और ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ये आपको पता है एसेट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाएगा। जितना पहले से होगा उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये $400 का आपके पास इर्रिकवरेबल डेट्स था। तो इसका मकसद हुआ $26,500 में से माइनस कर देंगे हम $400, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल है वो है कितना। तो $26,500 में से आप $400 को माइनस कर दें तो 26,100 आपके पास ये वो फिगर आ गई जो एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल है। और उसकी पॉलिसी क्या है, वो कहता है कि 5% जो है वो मेंटेन करेंगे। तो इस 26,000 का 5% निकाल लें। जब आप 5% निकालेंगे इसका, तो देखें इसका 5% बनता है 1,305 $1,305। तो $1,305 जो है ये प्रोविज़न फॉर डेट्स है आपके पास,
और इसमें से लेस करते हैं आप, ये वो ट्रिकी पॉइंट्स है इसके अंदर जो आगे कहता है, एट 1 जनवरी 2019 द बैलेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज $1,200, कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ था वो $1,200 था। ये जो ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ था, अगर आपको कुछ ना बताया तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्रेडिट बैलेंस है। इसकी नॉर्मली नेचर क्रेडिट होती है क्योंकि ये ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होता है। तो $1,200 ऑलरेडी आपके पास लेजर में पड़े हुए थे। आपका एस्टिमेट ये बताता है आपको कि 1305 आपको चाहिए है, तो 105 इस साल जो जर्नल एंट्री आप पास करेंगे वो 105 यानी $105 की होगी। वो कहता है विच एंट्री डज अली मेक इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट एट 31 दिसंबर 2019, कि 31 दिसंबर 2019 को वो क्या एंट्री पास करेगा। वो एंट्री पास करेगा, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर देगा 105। तो $105 से इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है 105 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये देखें, आपको पहले ए के अंदर ही नज़र आ रहा होगा 11 के अंदर के $105 जो है क्रेडिट लिखा हुआ है। डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट इसलिए होगा कि आपको रिक्वायर्ड अमाउंट जो है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर $1,305 की है, और जो परसेंटेज निकाल के आपके पास फिगर आई है, सॉरी, जो फिगर ऑलरेडी आपको दी हुई है आपके पास लेजर के अंदर पड़ी हुई है वो $1,200 है। तो ये $1,200 आप माइनस कर दें तो $105 का प्रोविज़न रिक्वायर्ड होगा। अगर किसी बच्चे का कंसेप्ट सही नहीं है इसमें, तो इररिकवरेबल डेट्स के ऊपर अगर आप क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं तो मैंने बाकायदा इसके कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए हैं। अगर आप जाके इररिकवरेबल डेट्स के फोल्डर में जो लेक्चर्स हैं उनको देख लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये डेबिट क्रेडिट जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसमें से क्यों माइनस करते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। तो इसको ज़रूर देखिएगा जाके, अगर आपके कंसेप्ट नहीं है सही, और अगर सही है तो फिर कैरी ऑन। क्वेश्चन नंबर 11 की ए चॉइस जो है वो राइट चॉइस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आते हैं। आदिल एंड बशीर, आदिल एंड बशीर वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1, के ये प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं 2:1 की रेशो से। चंद्रा ज्वाइंस द पार्टनरशिप, कि चंद्रा ने पार्टनरशिप को ज्वाइन किया। एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर नाउ टू बी शेयर्ड बिटवीन आदिल, बशीर एंड चंद्रा इन द रेशो 3:1, कि चंद्रा ने बिजनेस को ज्वाइन किया है एज ए न्यू पार्टनर, और अब प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है उनकी शेयरिंग रेशो क्या हो गई है, 3:1 हो गई है। पहले क्या थी, 2:1 थी। आदिल एंड बशीर जब काम कर रहे थे 2:1 का मकसद है 2:1, 2 और 1 को जमा करें ये 3 हो जाएगा, तो 2/3 और 1/3, कि आदिल जो है उसकी रेशो 2/3 है और बशीर की रेशो जो है वो 1/3 है। और बाद में इनकी रेशो क्या हो गई वो आप देख रहे हैं, 3:1। 3:1 का मकसद है इनको प्लस कर लें, 3:5 और 6, तो एक की आदिल की जो है वो हो जाएगी 3:6, 3/6, और बशीर की जो है वो 2/6, और चंद्रा जो है उसकी 1/6 हो जाएगी। The balances of the partners capital account prior to Chandra joining the partnership are as follows, के चंद्रा के ज्वाइन करने से पहले जो इनके कैपिटल अकाउंट थे वो ये थे कि आदिल का $20,000 का कैपिटल था और बशीर का $10,000 का कैपिटल था। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 36,000, कि गुडविल जो है इस बिजनेस की वो $36,000 होगी, एंड इज़ नॉट टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये रिटर्न हम नहीं करेंगे। रिटर्न नहीं करने का मकसद ये है कि बिज़नेस के अंदर अब ये आएगी तो सही, रिकॉर्ड होगी, लेकिन उसके बाद इसको राइट ऑफ कर देंगे, क्लोज कर देंगे। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑन आदिल इज कैपिटल अकाउंट आफ्टर चंद्रा ज्वाइंट द पार्टनरशिप, कि आदिल का कैपिटल कितना था चंद्रा के ज्वाइन करने के बाद। देखिए, इसमें एक ही पॉइंट्स है। एक तो याद रखें कि पार्टनरशिप एडमिशन है, कि अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है तो उस वक्त डेफिनेटली पुराने वाले जो लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं उनकी एफर्ट्स होती है बिज़नेस के अंदर। अगर बिज़नेस अच्छा चल रहा है और बिज़नेस की पोजीशन है लेकिन पार्टनर्स को कैपिटल चाहिए या कोई और रीज़न है, नॉलेज है किसी की बहुत ज़्यादा,
तो किसी नए पार्टनर को आप एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन आपने जो काम किया, आपने बिजनेस का जो जो बिल्ड किया बिजनेस को, और बिजनेस को इस मुकाम तक लेकर आए, पॉइंट तक लेकर आए, उसमें जो एफर्ट्स लगी, वो जो इनटेंजिबल चीज़ें होती हैं वो बहुत काउंट करती हैं बिजनेस के अंदर। कर्टेसी आपकी, आप लोगों से कैसे ट्रीट करते हैं, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आफ्टर 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 सेल जो होने के बाद में आपकी क्या पोजीशन है, अगर कंप्लेंट आती हैं तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इंटेंजिबल हैं, लेकिन इनका बिजनेस के ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है। और जो लोग इन चीज़ों की केयर करते हैं, वो फिर ये होता है कि उनके बिजनेस भी अच्छे चल रहे होते हैं, और इसी को हम गुडविल कहते हैं कि यार आपने गुडविल किया है। गुडविल का मकसद है कि एक्चुअल जो आपके एसेट्स हैं उनकी वैल्यू तो अपनी जगह है, लेकिन बिजनेस एम्पायर बिल्ड करने के अंदर जो इंटेंजिबल चीज़ें हैं उनकी भी कोई एक वैल्यू है, जिससे बिजनेस इस मुकाम तक पहुंचा, तो उसे फिर हम गुडविल कहते हैं। और गुडविल का बेनिफिट्स पुराने वाले पार्टनर्स को मिलना चाहिए। अब जैसे इस वाले केस में हम देखें तो 2:1 की रेशो थी इनकी, और $36,000 की अगर गुडविल है तो 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 2:1 का मकसद है आदिल की ये थी, तो आदिल की ये बात कर रहा है, तो 2/3, तो 2/3 का मकसद आप समझ रहे हैं। 36,000 ये है, 24,000 जो है वो आदिल को मिल गई। और ये इसने पूछा भी हमसे आदिल का ही है, तो एनी हाउ आदिल को जो है इस वक्त अगर हम देखें तो आदिल को गुडविल का जो शेयर मिला वो कितना मिल गया, 24,000 मिला। और डेफिनेटली 12,000 जो बचे हैं वो बशीर को मिल जाएंगे। आप रेशो 1/3 से निकालेंगे तो 12,000 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गुडविल रिटर्न नहीं होगी बिजनेस के अंदर। जब ये वाली पोजीशन आपको वो दे कि बिजनेस में रिटर्न नहीं होगी, तो फिर हमेशा नई वाली रेशो देखें। न्यू जो रेशो है वो 3:1 है। तो ये जो गुडविल जो मिली है पुराने वालों को, इनसे क्या एंट्री पास होगी कि गुडविल को डेबिट करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, यानी गुडविल डेबिट हो जाएगी और इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन गुडविल अगर बिजनेस में रिटर्न नहीं हो रही है तो फिर इसके इनके जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उनको हम डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुडविल बिजनेस में रिटर्न नहीं हो रही है। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। हम आते हैं और ये हमेशा इसके लिए न्यू रेशो देखें, तो न्यू रेशोज क्या है आपके पास, 3:1 है। 3:1 का मकसद हुआ कि 3/6। हम आदिल की बात करें तो आदिल को मिली तो गुडविल इतनी है, लेकिन आदिल का जो शेयर गुडविल क्लोज करने के अंदर और इसका कैपिटल डेबिट होगा। याद रखिएगा, गुडविल जब मिलती है तो इसका कैपिटल क्रेडिट हुआ है, और जब गुडविल क्लोज होगी, बिजनेस में रिटर्न नहीं होगी, तो न्यू रेशो से जो भी अमाउंट आएगा आदिल का, उससे आदिल का कैपिटल क्रेडिट होगा। दिस इज़ द मेन पॉइंट। हम यहाँ देखते हैं कि गुडविल ये 36,000 के गुडविल है, और जो आदिल का आप शेयर है, आदिल की जो रेशो है वो है 3/6। तो 3/6 अगर आप निकालें तो ये 18,000 बनता है, और ये एक्चुअली आदिल का कैपिटल डेबिट होगा इसकी वजह से। तो आदिल का कैपिटल जो है वो डेबिट हुआ 18,000 से, क्योंकि गुडविल रिटर्न नहीं हो रही है, और क्रेडिट हुआ 24,000 से। तो ये 24,000 में से 18,000 को माइनस कर दें, तो एक्चुअली जो क्रेडिट है, जो फ़ायदा हुआ है इस पूरा गुडविल के ऊपर आदिल को, वो $6,000 का हुआ है। आदिल का कैपिटल $20,000 का था। इस $20,000 में अगर आप प्लस कर दें ये 6,000, तो ये इसका $26,000 का कैपिटल आ जाएगा। और ये 26,000 का कैपिटल जो है ये चॉइस बी के अंदर आप देख रहे होंगे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी जो चॉइस बी है वो फिर राइट चॉइस है हमारी। और लॉजिक मैंने आपको बताई, बड़ा सिंपल है, ये बार बार रिपीट होता है। इसका आप ध्यान में यही रखिएगा कि गुडविल जब भी दी हुई हो तो आपसे नॉर्मली यही पूछता है कि किसी एक पार्टनर का नाम लेके कहेगा कि इसका कैपिटल बताएं ज्वाइनिंग, न्यू पार्टनर्स की ज्वाइनिंग के बाद कितना हुआ। आप सिंपल कंसेप्ट रखें कि जो पुरानी रेशो दी हुई है, जैसे हमारे इस सवाल के अंदर 2:1 थी, तो जो प्रीवियस जो पहली रेशो थी जिस पे ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे थे, उसको फिर यूज़ करते हुए
वो जो पार्टनर जिसका पूछ रहे जैसे आदिल, इसने पूछा था हमसे, तो आदिल का फिर शेयर हमने 36,000 की गुडविल थी, वो हमने पुरानी रेशो यूज़ करके 2:1 हमने इसका शेयर निकाल लिया जो 24,000 बनता है। अगर वो गुडविल बिजनेस में रिटर्न नहीं हो रही है तो वही गुडविल का अमाउंट लेके अब जो न्यू रेशोज़ दी हुई हैं उसकी मदद से फिर वो जो पार्टनर है, जैसे 3/6 आदिल की बनती थी न्यू रेशो, ये देख रहे होंगे आप, वो हमने करके निकाल लिया। तो बस ये जहन में रखें कि गुडविल जो पुरानी वाली रेशो से होगी उससे इसका कैपिटल क्रेडिट होगा, और जो न्यू रेशो है वो क्योंकि रिटर्न नहीं हो रही है बिजनेस में, उससे इसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा। जो डिफरेंस है वो एक इसके कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो 24,000 का इसको बेनिफिट हुआ और 18,000 से इसका कैपिटल डेबिट हुआ। जो डिफरेंस अमाउंट है वो 6,000 बनता है, वो हमने इसके कैपिटल में जमा करा और उसके बाद हमने राइट चॉइस को टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आते हैं, हाउ इज ए लॉस ऑन रियलाइजेशन रिकॉर्डेड व्हेन अ पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, कि रियलाइजेशन का जो लॉस है वो किस तरीके से पार्टनर के अंदर रिकॉर्ड होगा पार्टनरशिप के अंदर। देखिए रियलाइजेशन लॉस का मकसद क्या होता है कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही होती है, जैसे हम लिक्विडेशन भी कहते हैं, डिसोल्यूशन भी कहते हैं, तो एक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, उसे रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट हम इस्तेमाल करते हैं ये क्या होता है, जब लॉसेस हो रहे होते हैं एसेट्स को भी क्लोज कर देते हैं इसमें, लाइबिलिटी को भी क्लोज कर देते हैं इसमें, जो पैसा आ रहा होता है उसको भी फिर इसी के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो सारी ट्रांजैक्शन जो है वो इसी के अंदर रिकॉर्ड हो रही होती हैं, सारे एसेट्स क्लोज होते हैं, सारी लाइबिलिटीज़ क्लोज होती हैं, जो पैसा आता है जो पैसा जाता है वो भी फिर इसी के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसकी अगर डेबिट साइड आपकी ज़्यादा आ जाए तो डेबिट साइड ज़्यादा का मकसद ये है कि फिर आपका लॉस हो गया, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका मकसद है कि प्रॉफिट हुआ। तो जो डेबिट साइड क्योंकि आपकी ज़्यादा होती है तो रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस होता है, लॉस है ये। और लॉस आपको पता है हमेशा कैपिटल अकाउंट को क्या करता है, डेबिट कर देता है, कम कर देता है। जब भी लॉस लॉस कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो क्या करते हैं कि उसको डेबिट कर देते हैं। तो इसी तरीके से रियलाइजेशन का जो लॉस है, जैसे ये लॉस की बात कर रहा है, तो रियलाइजेशन का लॉस जब भी हम करेंगे तो इसका क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को, जितने भी कैपिटल हैं कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो कीप इट इन योर माइंड कि जब भी रियलाइजेशन लॉस हो तो कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर दें और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दें। ऑन द अदर हैंड अगर लॉस अगर गेन होता है तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दें और कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट कर दें। तो ये देखें, क्रेडिट ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इक्वली, ये भी इनकरेक्ट है, डेबिट ये भी गलत है। क्रेडिट ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी इनकरेक्ट है। डेबिट ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये बिल्कुल सही बात है, जो अभी हम समझ कर भी आ रहे हैं कि हर पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि लॉस है उनकी रेशो से जो भी शेयरिंग रेशो होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर राइट चॉइस हमारी डी बनती है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आते हैं, जॉन एंड ब्रायन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, कि जॉन एंड ब्रायन पार्टनरशिप के अंदर हैं और इनकी लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं। जॉन रिसीव्स अ सैलरी ऑफ $2,000 पर एनम, जॉन जो है वो एक सैलरी रिसीव करता है $2,000 पर एनम के हिसाब से। ब्रायन लोन द बिजनेस $5,000, ब्रायन ने लोन दिया बिजनेस को $5,000 का। ही इज़ इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, वो इंटाइटल्ड है इस लोन के ऊपर के 5% पर एनम उसको इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अप्रोप्रिएशन वाज $24,000, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर जो था, अप्रोप्रिएशन माने पार्टनर्स के अंदर जो चीज़ें बढ़ती हैं उसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। उससे पहले जो इनकम स्टेटमेंट से आपने प्रॉफिट निकाला वो $24,000 का है। ड्यूरिंग द ईयर जॉन टुक ड्राइंग्स ऑफ $3,000, जॉन ने $3,000 की पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग ली। What will be the amount of residual profit Brian will receive for the year, के जो residual profit है वो कितना होगा जो ब्रायन को मिलेगा। दिस इज़ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर के बार बार ये चीज़ पूछता है वो। इस किस्म की सिचुएशन देगा, आप अगर कर रहे हैं इस लेवल के मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज से कि जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके अंदर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कंसेप्ट अगर अच्छे नहीं भी हैं और आप प्रैक्टिस करे चले जा रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं ख़ास तौर पे, तो टेक माय वर्ड्स कि आपके कंसेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग और बिल्डअप करेंगे
और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस किया आएगा, यू विल बी इजीली हैंडलिंग द पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड गेटिंग A+। तो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस जरूर करें। ये सवाल बार बार रिपीट होते हैं, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से कि यार प्रैक्टिस करें पास पेपर्स की, वो आपको बहुत बेनिफिट्स पहुंचाएगी। ये रेजिडुअल प्रॉफिट क्या होता है, अब देखें इसमें ट्रिकी पॉइंट क्या है। एक तो इसने ये ट्रिकी पॉइंट ये दे दिया कि चलें जॉन जो रिसीव, ये सैलरी जो है पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आती है। आपके पास प्रॉफिट से पहले का जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो 24,000 का था, इसमें से ये $2,000 की जो सैलरी है ये एक्चुअली अप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, इसने बिजनेस में काम करा, तो प्रॉफिट में से इसको देंगे तो ये $22,000 आपके पास प्रॉफिट बाकी बचता है। ये आपका रेजिडुअल प्रॉफिट है। अब आप उससे कहेंगे कि ये लोन का क्या करेंगे। देखिए लोन का मामला ये है कि बिजनेस ने, ब्रायन ने अगर बिजनेस को लोन दिया है तो ये इसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये एक्चुअली इनकम स्टेटमेंट के अंदर इस 24,000 के अंदर ये शामिल है। ऑलरेडी हम इनकम स्टेटमेंट में से इसको माइनस कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं कि हमने बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए ये लोन लिया, और इसका जो इंटरेस्ट हमने पे करा ब्रायन को, तो ब्रायन को जो हमने इंटरेस्ट पे किया वो इज एन एक्सपेंस बन के इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम लेकर जाएंगे, और वो पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा, वो बिजनेस एक्सपेंस है। तो ये याद रखिएगा, इसलिए इसको ये 24,000 के अंदर शामिल है। ये ट्रिकी पॉइंट है एग्जामिनर का, आप इसको जहन में रखें कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस के लिए लोन देगा तो उसका जो भी इंटरेस्ट है वो एन एक्सपेंस बन के इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा। सेकंड इसमें ट्रिकी पॉइंट है ड्राइंग का। ये जो ड्राइंग है जो जॉन ने ली है, तो जॉन की ड्राइंग का रेजिडुअल प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर या करंट अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगी जाके, तो वो यहाँ पर नहीं आएगी। इसलिए जो रेजिडुअल प्रॉफिट है 24,000 के अंदर से सिर्फ एक अमाउंट बनता है जो जॉन ने सैलरी ली है, वो हमने माइनस करके रेजिडुअल प्रॉफिट निकाल दिया। और ये कहता है प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं। इक्वली शेयर करने का मकसद है जॉन एंड ब्रायन, तो मैं इसको सिंपल 2 से अगर डिवाइड कर दूँ तो आई गेट $11,000। $11,000 जो है वो एक्चुअली ब्रायन का शेयर होगा रेजिडुअल प्रॉफिट में से। तो ब्रायन का शेयर 11,000 आप देख रहे होंगे चॉइस सी के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो वी कैन सेफली से कि 14 की जो सी चॉइस है वो फिर राइट चॉइस है, और लॉजिक मैंने आपको समझाई। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आते हैं, कंपनी इशूड 100,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच, कि कंपनी ने 100,000 ऑर्डिनरी शेयर्स $1 ईच के हिसाब से बेचे एट ए प्रीमियम ऑफ $2, और उस पर प्रीमियम का मकसद क्या हुआ कि शेयर की ओरिजिनल वैल्यू तो $1 थी, लेकिन क्योंकि मार्केट में कंपनी अच्छी चल रही है, कंपनी या तो डिविडेंड अच्छा देती है या कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो लोग उसकी जो पार वैल्यू इसकी कितनी है, $1 की है, उससे ज़्यादा के ऊपर भी लेने के लिए तैयार होते हैं और लेते हैं। तो इन्होंने $2 प्रीमियम के हिसाब से, यानी $1 का $1 का शेयर $2 प्रीमियम का मकसद ये है कि जो भी शेयर लेना चाहेगा $1 उसको ये देने पड़ेंगे, $2 का प्रीमियम देना पड़ेगा, तो उसको जो एक शेयर है वो $3 के अंदर पड़ेगा। और कंपनी ने 100,000 ये देख रहे हैं, अब ये शेयर इशू करे तो कंपनी के पास कितना पैसा आया, $300,000 जो है ये इसके पास पैसा आएगा। और द मार्केट वैल्यू वाज $4 पर शेयर, मार्केट के अंदर ये शेयर $4 का बिक रहा था। तो मार्केट से आप जब भी ये वैल्यू दी हुई हो तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप ये देखिएगा कंपनी ने कितने में इशू करा। तो ये मार्केट में जो भी चल रहा हो, किंतु मार्केट रोजाना की बेसिस पर फ्लक्चुएट होती है, तो मार्केट की ये वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर होगी, वो आपको दे रहा है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वही पैसे आएंगे जितने में आपने इशू करा। तो आपने $2 प्रीमियम के हिसाब से पर शेयर कराया, तो आपके पास $3 आएंगे। इसका मकसद है कैश आपके पास 300,000 आएगा, और उसके बाद जो आपके रिजर्व हैं, शेयर प्रीमियम जो है वो रिजर्व होता है, ये शेयर प्रीमियम जो है वो रिजर्व है। तो रिजर्व आपका कितने से बढ़ेगा, रिजर्व आपका $200,000 से बढ़ेगा, क्योंकि शेयर प्रीमियम है।
और टोटल जो इक्विटी है आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो कितने से बढ़ेगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है क्योंकि $1 का है तो 100,000 से बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 100,000 से, इसका मकसद है कैश आपके पास 300,000 आया, $1 का शेयर और $2 का प्रीमियम रिजर्व, शेयर प्रीमियम आपका रिजर्व है वो $2 का है तो 200,000 हो गए, और शेयर कैपिटल 100,000 का। कहता है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये बताएं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो कैपिटल रिजर्व इंक्रीज बाय 200,000, मैं आपको समझा के आ रहा हूँ कि शेयर प्रीमियम 200,000 से बढ़ेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज बाय 300,000, ये भी बिल्कुल सही बात है, 300 क्योंकि $1 का शेयर, $2 का प्रीमियम, $300,000 आपके पास आ गए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इंक्रीज बाय $100,000, $1 का शेयर था, बिल्कुल ये बात सही है। रेवेन्यू रिजर्व इंक्रीज बाय 400,000, रेवेन्यू रिजर्व इसके अंदर इत्तेफाक से है ही नहीं, सारा एक ही रिजर्व है और वो शेयर प्रीमियम है, वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली आपका इनकरेक्ट है 400,000 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी समझ में आया है कि डी चॉइस आपकी जो है 15 में वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, विच आइटम हैज़ नो इफेक्ट ऑन द टोटल इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, कि कौन सा स्टेटमेंट जो हैज़ नो इफेक्ट ऑन द टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी क्या होती है, टोटल इक्विटी में देखें शेयर कैपिटल आ जाता है। राइट इशू किसे कहते हैं, आप यहाँ पढ़ते हैं, बोनस इशू ऑफ शेयर। बोनस इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है कि जब भी बोनस इशू ऑफ शेयर हम करते हैं तो ये याद रखिएगा हमेशा कि ये हमेशा शेयर, नॉर्मली इसको शेयर प्रीमियम से, शेयर प्रीमियम कैपिटल रिजर्व होता है, इससे फिर हम इसको यूज़ करते हुए, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज जो हैं कैश की फॉर्म के अंदर डिविडेंड देना नहीं चाहती हैं, तो जब वो कैश की फॉर्म में डिविडेंड नहीं देना चाहती तो वो रिज़र्व को यूज़ करती हैं, और नॉर्मली बोनस इशू के लिए जो है वो शेयर प्रीमियम जो कैपिटल रिजर्व होता है उसको यूज़ करते हैं। तो शेयर प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं और शेयर कैपिटल को, बोनस शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो एक अगर हम इक्विटी की बात करें तो शेयर प्रीमियम भी इक्विटी का पार्ट होता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। और ये जो बोनस शेयर कैपिटल है ये, इसका मकसद है एक रिजर्व आपका कम हुआ और एक जो पार्ट है, एक आइटम आपका कम हुआ टोटल इक्विटी में से और एक आइटम बढ़ गया, क्योंकि शेयर कैपिटल जो है, बोनस शेयर कैपिटल जो हम इशू कर रहे हैं ये भी तो शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट बनेगा, शेयर कैपिटल में जमा होगा जाके। तो एक पार्ट कम हुआ और दूसरा पार्ट बढ़ गया, तो इसका मकसद है बोनस इशू ऑफ शेयर्स को अगर हम देखें तो ये वो आइटम लगता है अपेरेंटली ए में कि जिससे टोटल इक्विटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक आइटम कम होगा तो दूसरा आइटम, शेयर प्रीमियम कम होगा, उसको यूज़ करके हम शेयर कैपिटल देंगे, डिविडेंड की फॉर्म के अंदर बोनस इशू कर रहे हैं, बोनस शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, तो एक आइटम कम होगा और दूसरा बढ़ जाएगा। तो चॉइस है हमारी, राइट चॉइस है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड के अंदर तो हमेशा देंगे रिटेन्ड अर्निंग से आप पेमेंट करेंगे, जब रिटेन्ड अर्निंग से पेमेंट करेंगे तो रेवेन्यू रिजर्व आपका बढ़ जाए, कम हो जाएगा और डिविडेंड की पेमेंट हो जाएगी, तो इस सूरत के अंदर तो जो टोटल इक्विटी है वो आपकी कम हो जाएगी। राइट इशू ऑफ शेयर, राइट इशू ऑफ शेयर का मकसद होता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये राइट देते हैं। नॉर्मली ये शेयर डिस्काउंट के ऊपर इशू करते हैं हम, और वो मोटिवेट करने के लिए हमें भी पैसों की ज़रूरत होती है, तो वी वुड लाइक टू गिव द बेनिफिट टू आवर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के मार्केट से कम वैल्यू पे इसको इशू करते हैं। लेकिन जब भी ये इशू होगा तो फिर टोटल इक्विटी बढ़ जाएगी, क्योंकि शेयर कैपिटल आपका बढ़ेगा। अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, अगर नॉन करंट एसेट्स की अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका आ जाएगा, और रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो टोटल इक्विटी में इजाफा करेगा। तो इसका मकसद है चॉइस ए 16 के अंदर हमारी फिर राइट चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आते हैं, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डब्ल्यू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 वाज एज फॉलोज, कि इंफॉर्मेशन जो डब्ल्यू लिमिटेड की थी वो कुछ इस तरीके से थी कि रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, डिविडेंड इन्होंने पे करे हैं $20,000 के, डिविडेंड प्रोपोज्ड कि जो प्रोपोज किया है, प्रोपोज याद रखिएगा हमेशा ये एक जस्ट प्रोपोजल है, इसका इफेक्ट कोई नहीं होता है, कोई एंट्री इसके पास नहीं होती है, इट्स जस्ट ए प्रोपोजल कि आपने प्रोपोज किया है। अभी फिर इसकी अप्रूवल होनी बाकी है, शेयर होल्डर्स AGM होगी उसमें इसकी अप्रूवल होगी, तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ द टाइम, अनलेस ये अप्रूव नहीं हो जाता उस वक्त तक इसकी पेमेंट, ना कोई एंट्री पास करते हैं ना पेमेंट हो सकती है। तो इसको बस देख लें कि एक इन्फॉर्मेशन है, इसका लेना देना इस पूरे सवाल से कुछ नहीं है।
बैंक लोन इंटरेस्ट का मकसद है कि बैंक से लोन लिया हुआ था और उसका इंटरेस्ट आपने $16,000 पे करा। कहता है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग एट 31 दिसंबर 2019, कि 31 दिसंबर 2019 को आपकी रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना था। तो देखिए रिटेन अर्निंग का बैलेंस आप किस तरीके से करेंगे। रिटेन अर्निंग में सबसे पहले तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, ये देख रहे हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। इस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में से आप ये जो लोन फ्रॉम बैंक लोन इंटरेस्ट है इसको माइनस कर दें। 83,000 में से 16,000 को आप माइनस करें, ये 67,000 एक्चुअली आपका नेट प्रॉफिट है। देख रहे हैं आप नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट आपका $67,000 का है। तो ये सबसे पहला काम कर लें, क्योंकि रिटेन अर्निंग के अंदर हमेशा नेट प्रॉफिट जो भी आता है उसको प्लस करते हैं। तो ये $22,000 का था, इसके अंदर प्रॉफिट कितना हुआ $67,000 का। तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर ये जो नेट प्रॉफिट है इसको प्लस कर लें। 22,000 के अंदर $67,000 को प्लस किया तो 89,000 आपके पास आता है। ये $89,000 जो है ये एक्चुअली ओपनिंग रिटेन अर्निंग 22,000 की थी, नेट प्रॉफिट जो आया वो $67,000 का था। रिटेन अर्निंग के अंदर हमेशा जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस कर ले, और उसमें से जो डिविडेंड पे किया है, पेड किया है, डिविडेंड पे कितना किया, प्रपोज नहीं, जो पे किया है, कितने का पे किया है आपने, आपने पे किया है $20,000 का। तो आप क्या करें, इस $20,000 को इस $22,000 में से आप ये करें, ये 89,000 आया है, इसमें से आप 20,000, ये जो 20,000 है इसको आप माइनस कर दें। कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, एक कि $20,000 को 89,000 में से जब आप माइनस करें तो यू गेट $69,000। ये एक्चुअली रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस है। यू गेट द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग आपको दी हुई थी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में से जो बैंक लोन इंटरेस्ट है वो माइनस कर दें, जैसे हमने माइनस किया तो $67,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर नेट प्रॉफिट को ऐड कर लें, ये $89,000 का बैलेंस आ जाता है। इसमें से जो डिविडेंड पे हुआ, डिविडेंड प्रपोज की कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ, जो डिविडेंड पे हुआ वो माइनस करते हैं, बाकी जो बचेगा वो रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस होगा। एंड अगर आप देखें तो आपको डी चॉइस के अंदर ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो आपकी डी चॉइस जो है वो फिर राइट चॉइस बनती है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, और उसकी लॉजिक मैंने आपको बताई। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आते हैं, विच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर पोटेंशियल शेयर होल्डर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं और वो चाहते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करें, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन उनके लिए अवेलेबल नहीं होगी। देखिए इनकम स्टेटमेंट जो है वो तो उनको मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आपको अपलोड करना पड़ता है, तो एवरीबॉडी, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तो उसको मिलेंगे। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पूरा पैकेज होता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो एक्चुअली पार्ट होता है। ये तीनों चीज़ें BCD जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है, तो ये तीनों चीज़ें उसको मिलेंगी। लेकिन कैश बजट जो है वो इंटरनल, हम इंटरनली तौर पे जब बिज़नेस चला रहे होते हैं, ये मैनेजर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए अपने डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, फ्रेंचाइज हैं, उसके लिए फिर कैश बजट बनाते हैं कि कैश की क्या पोजीशन है, और ये इंटरनली तौर पे मैनेजमेंट को अवेलेबल होता है। नॉर्मली इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं बनाते, तो इसलिए कौन सा इन्फॉर्मेशन 18 के अंदर जो आपकी राइट चॉइस बनती है, फिर विच फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल, तो कैश बजट जो है वो अवेलेबल नहीं होता।
क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आते हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। रेवेन्यू आपको दिया हुआ है 600,000 का, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, परचेजेस दी हुई है, उसके बाद गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आपके पास आ गया, उसके बाद फिर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ये भी आपके पास आ गया है, क्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। कहता है व्हाट वाज द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स, कि इन्वेंट्री टर्नओवर का रेट बताएं। तो देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर का जो फार्मूला होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? एवरेज इन्वेंट्री निकालने का आसान, देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स तो दिया हुआ है $240,000, ये आप देख रहे होंगे। अब जो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। देख रहे हैं $46,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री है, $50,000 की एंडिंग इन्वेंट्री है। दोनों को प्लस कर लें, $46,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से डिवाइड कर दें इसको। तो 48,000 होता है, ये 96,000 का आ जाएगा। 46 और 50,000 को प्लस करें तो 96,000 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करें तो 48,000। ये एवरेज इन्वेंट्री आपके पास आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दी हुई थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये 240,000 दिया हुआ है, तो 240,000 को आप ऊपर लिख दें और 48,000 जो एवरेज इन्वेंट्री है उसको नीचे रख दें, और फिर इसको डिवाइड करके देख लें क्या आ रहा है। तो ये 5 आता है आपके पास। ये 5 जो है वो बी चॉइस के अंदर आप देख रहे हैं लिखा है, तो बी चॉइस फिर आपकी राइट चॉइस है कि इन्वेंट्री टर्नओवर 5 का मकसद है कि 5 टाइम्स इन्वेंट्री की मूवमेंट होती है और वो बिक जाती है, टर्नओवर है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आते हैं, कंपनीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड December 31 December शोड द फॉलोइंग। इशूड शेयर कैपिटल था, नॉन करंट लाइबिलिटी है, रिजर्व इंक्लूडिंग रिटेन अर्निंग रिजर्व किए हुए हैं, और उसके बाद द कंपनीज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन वाज $160,000। कंपनी का ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आया है वो $160,000 का था, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज $120,000, और प्रॉफिट फॉर द ईयर $120,000 था। व्हाट वाज द कंपनीज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड क्या है? तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड का जो फार्मूला है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को हम ऊपर लिखते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड को नीचे लिखते हैं। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को ऊपर रखेंगे। याद रखिएगा नेट प्रॉफिट को कभी नहीं रखिएगा, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि नेट प्रॉफिट के अंदर तो हो सकता है वन ऑफ कोई चीज़ आ जाए, आपने कोई नॉन करंट एसेट्स को डिस्पोज कर दिया हो, या इस किस्म का कोई नॉन प्रॉफिट आपने कोई कोई अपने ऑपरेशन से हट के आपने कोई इनकम कमा ली हो, तो वो फिर फ्लक्चुएट होती रहती है। एक्चुअली आपने जो बिजनेस से अर्न किया है वो एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड, जब भी आप रिटर्न निकालने जाएँ तो उसको याद रखिएगा कि हमेशा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन की फिगर को ऊपर रखिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है कि नॉन करंट एसेट्स, बल्कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को अगर आप यूँ कर सकते हैं कि टोटल एसेट्स में से अगर आप करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दें तो फिर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। या दूसरा तरीका ये हो गया कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स इक्विटीज़, इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर आती है। इत्तेफाक से इसने हमें इसी तरीके से तीनों फिगर वही दी हुई है। देखें नॉन करंट लाइबिलिटी दी हुई है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, और रिजर्व दिए हुए हैं रिटेन अर्निंग के साथ। तो ये तीनों को अगर आप प्लस करें तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर है। दूसरी क्या होती है कि टोटल एसेट्स में से माइनस कर देते हैं करंट लाइबिलिटी को। तो आप टोटल एसेट्स में से अगर करंट लाइबिलिटी को माइनस करें तो ये भी यही तीन चीज़ें बचेंगी आपके पास। तो नीदर वे इसमें इसने तीनों को दे दिया है, तो तीनों को आप सिंपल प्लस कर लें। 150,000, 280,000 एंड 250,000, ये 680,000 आपके पास आता है।
तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 160,000 का है, तो 160,000 को आप ऊपर लिखें और 600 इन तीनों को प्लस करके 680,000 आता है। इसको आप नीचे रख लें और मल्टीप्लाइड कर लें 100 से, तो 160,000 क्योंकि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन था इसको ऊपर रखा, divided by 680,000 multiplied by 100, we get 23.52%, 23.52%। और ये देख रहे होंगे आप चॉइस ए के अंदर ये दिया हुआ है, तो चॉइस ए 20 के अंदर आपकी राइट चॉइस बनती है। और हम यहीं पर इस क्वेश्चन को सवाल को रोकते हैं 20 के ऊपर ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा 21 से होगा। बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के कंसेप्ट्स हैं जो हमने स्टडी करे, होप आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।